नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। मुद्दा पढ़ लीजिए, टेरर टारगेट आरएसएस। जी हां, आतंकियों के निशाने पर आरएसएस है। यहां पर यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह हैं, देश के अंदर ऐसी जगह है, लेकिन सबसे मुख्य टारगेट है आरएसएस। आतंक का वो पाकिस्तानी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है, जिसकी रातों की नींद भारत की सांस्कृतिक शक्ति ने उड़ा रखी है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने नोएडा से आईएसआई के जिन दो मोहरों तुषार उर्फ हिजबुल्लाह और समीर खान को दबोचा, उनके कबूलनामे में देश को चौंका दिया है। साजिश का केंद्र था पाकिस्तान और निशाने पर था दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। खुलासा दिल दहला देने वाला है। टारगेट पर दिल्ली और लखनऊ स्थित आरएसएस के दफ्तर थे। AK-47 और हैंड ग्रेनेड से आत्मघाती हमले की तैयारी थी। मोडस ऑपरेंडेसी आतंक का हिजबुल्लाह मॉडल था, जिसका मकसद सिर्फ खून खराबा और देश को अस्थिर करना है। आखिर पाकिस्तान आरएसएस से इतना खौफ ज्यादा क्यों है? क्या सरहद पार बैठे आतंकियों को इस समझ में आ गया कि भारत की वैचारिक नींव को हिलाए बिना उनका नापाक एजेंडा सफल नहीं होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के भीतर बैठे इन स्लीपर सेल्स के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े? आज इसी मुद्दे पर बात होगी। टेरर टारगेट आरएसएस, पाकिस्तान की नापाक साजिश। जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। यूपी एटीएस के शिकंजे में आए तुषार उर्फ हिजबुल्लाह खान और समीर खान के खौफनाक मंसूबे ने दिल्ली से लखनऊ से एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। दोनों ही संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर आरएसएस के मुख्यालयों पर हमले की प्लानिंग कर चुके थे। दोनों संदिग्ध आतंकियों ने दिल्ली और लखनऊ आरएसएस दफ्तरों की रेकी की थी। AK-47 हैंड ग्रेनेड से इन दोनों दफ्तरों पर हमले की प्लानिंग थी। हमले का दिन और समय जल्द बताया जाना था। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने दोनों को कई टारगेट दिए थे। भारत में बड़े सरकारी भवनों में हमले के लिए कहा था। दोनों संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर आबिद जट के भी संपर्क में थे। शहजाद भट्टी ने इनको लखनऊ और दिल्ली के तमाम आरएसएस दफ्तरों की रैकी करने के लिए कहा था, जिसके बाद इन दोनों ने अलग अलग दफ्तरों की रैकियां की थी। दोनों अपने खौफनाक मंसूबे को अंजाम तक पहुंचा पाते, उससे पहले यूपी एटीएस ने इन्हें अपने शिकंजे में ले लिया। समीर खान और हिजबुल्लाह खान का प्लान टारगेट किलिंग का था। हत्याओं के बदले इन्हें पाकिस्तान से पैसे का लालच दिया गया था। पहले 50,000, बाद में 2.5 लाख देने का वादा किया गया था। फिलहाल यूपी एटीएस दोनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के आधार पर आईएसआई मॉड्यूल के बाकी सदस्यों का पता लगा रही है। इनके तहरीके तालिबान हिंदुस्तान से जुड़े साथियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया। तो चलिए, इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। टेरर टारगेट आरएसएस। जी हाँ, हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है? आशीष तिवारी हैं, नेता है बीजेपी के, वो हमारे साथ रहेंगे। प्रखर सिंह है, प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। सौरभ मालवीय हैं, संघ विचारक, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जाकिया खान मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और इसके अलावा AK जैन, पूर्व DGP है यूपी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौरभ मालवीय जी, एक रिएक्शन आपसे ले लेता हूँ। सौरभ साहब, आरएसएस निशाने पर कैसे देखा जाए कि पाकिस्तान अब चाहता है आरएसएस को टारगेट किया जाए, और उसके पीछे की मंशा आपको समझ में आ रही है? देखिए, सच है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक आतंकवादी मुल्क के नाते जाना जा रहा है, और उसकी फितरत भी यही है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है जो समाज में सेवा के लिए कार्य करती है, और पूरी दुनिया भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को सभी प्रकार से सराहा जा रहा है, देखा जा रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो भारतीयता की बात रखने का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक एकता की बात रखने का हो। ऐसे में यदि उन आतंकवादियों के मंसूबे इस तरह के नापाक हैं, तो हमारी सरकार, हमारे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सक्षम है, और ऐसे आतंकवादियों को, अपराधियों को पकड़ना और सजा देने में हम समर्थ हैं, सक्षम है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाते हुए इन सभी प्रकार के संलिप्त अपराध। सौरभ साहब, देखिए, विपक्ष भी आपकी विचारधारा पर सवाल उठाता है, और ये विचारधारा ऐसी है कि ये कहती है कि मुस्लिमों के खिलाफ आप लोग जहर उगलते हैं। ये विपक्ष भी कहता है, मुस्लिम समाज भी कहता है, बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चुभती है पाकिस्तान को। देखिए, हमारा साफ मत है कि भारत में जो मुसलमान रहता है वो भारतीय है। भारत के मुसलमान पर हमें गर्व है, और ये बात साफ है कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया भर में कहीं भी, दुनिया के सभी मुल्कों में कहीं कोई मुसलमान सुरक्षित है।
महफूज है तो वो भारत में है। इसलिए भारत के मुसलमान को भारत का होके, भारत के मुसलमान को भारत पर गर्व करने का भाव हो, हम इस बात को मानते हैं और हमें मुसलमान हम प्रिय हैं। लेकिन एक बात साफ है, विपक्ष का एक ही काम है। वो क्या काम है? तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के कारण सत्ता में बने रहने, परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए बांटो और राज करो, इससे ऊपर वो निकल नहीं पा रहे हैं, सत्ता से बाहर है। चलिए मालवीय साहब, मैं लौट रहा हूं। मैं AK जैन साहब है, पूर्व DGP हैं, उनसे एक रिएक्शन ले रहा हूं। जैन साहब, आपने तो लंबा सफर तय किया है अपने सरकारी सेवाओं में। अभी तक तो अमूमन ये होता था कि ये धार्मिक स्थल निशाने पर हो सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले जगह निशाने पर हो सकती है, लेकिन आपके दौर में कभी ऐसा दौर आपने देखा, सुना कि RSS के दफ्तर या RSS के लोग टारगेट पर रहे हो आपके दौर में? जी, थ्रेट रही है और उसी थ्रेट परसेप्शन के आधार पर उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। और भी कई हैं जो टॉप शॉट्स हैं RSS के, उनको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। और जहाँ पर भी इनके हेडक्वार्टर हैं, चाहे लखनऊ में है, आगरा में है, दिल्ली में है, अन्य स्थानों पर है, सब जगह सुरक्षा के प्रबंध हैं। ये इतना आसान नहीं है हैंड ग्रेनेड फेंकना या वहाँ पर फायरिंग कर देना, वहीं ऑन स्पॉट न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे ऐसे सभी तत्व। ये समझने की बात है कि RSS मुख्यालय पर फेंकवाने का मंशा क्या है। इसके पीछे ये है कि समाज में विद्वेष फैले, हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकें। ये कोई ऐसा नहीं है, ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, देश के मुसलमानों के कतई पक्ष में नहीं है। ये तो चाहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम सुकून से रह रहा है, और वो भी जिस तरीके से वो परेशान है पाकिस्तान में और भुखमरी से गुजर रहे हैं, तो ISI हुई, शहजाद भट्टी हुए, ये सब लोग हैं, आकिब है जो कि कोई सऊदी में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, ये सब वहाँ से गाइड करते हैं और उन चीज़ों के लिए उकसाते हैं कि आप हिंदुओं की संपत्ति, अब हिंदुओं से क्या लेना देना कि आप उनकी गाड़ियों में आग लगाइए, उनकी संपत्तियों में आग लगाइए। बिजनौर से ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था। इसके पीछे केवल एक ही है, अफरा तफरी फैलाना, समाज में विद्वेष पैदा करना। और उनको मालूम है कि अगर RSS पे इस प्रकार का कोई प्रयास किया जाएगा तो वहाँ पर पाकिस्तान में निश्चित रूप से वाही वाही मिलेगी। देखिए, इन लोगों को टारगेट बेस्ड इंसेंटिव मिलता है। अगर आपने कोई बड़ा काम यहाँ कर दिया तो आपको 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख मिलेगा कि हाँ भाई, आपने अब अपनी जो है वर्थ को आपने दिखा दिया। तो ये केवल मकसद इसके पीछे ये है, और इसमें ये कभी सफल नहीं होंगे। यूपी की ATS इस मामले में बहुत सतर्क है। देखिए, जो ये गिरफ्तारी होती है, ये 1-2 दिन का काम नहीं होता है, महीनों सर्विलांस पे रहते हैं, पूरी कॉल डिटेल्स चेक की जाती हैं और उसके बाद फिर किसी नतीजे पे आकर तब गिरफ्तारियां होती हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा, मैं प्रखर साहब को जोड़ लेता हूं, फिर मैं बीजेपी का रुख करूंगा। प्रखर साहब, क्योंकि अब जिस तरह जो बातें निकल कर आ रही है कि वो आतंकियों के निशाने पर RSS है, उनके दफ्तर हैं, उनकी टॉप लीडरशिप है, आप इसे क्या देखते हैं? क्या आप एक कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इसे देख सकते हैं कि RSS का जो विचारधारा है, विचारधारा कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर है, क्योंकि आप उनकी विचारधारा पर, संघ पर सवाल उठाते रहे विपक्ष के तौर पर? देखिए, संघ पर तो हम हमेशा सवाल उठाते हैं, उनकी विचारधारा पर सवाल उठाते हैं और उठाते रहेंगे। मगर मेन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात क्या है कि बात यह है कि पूरा देश खतरे में है। आप बताइए, पुलवामा की जांच में क्या हुआ? कुछ पता चला आज तक? इतना बड़ा हमला हुआ, हमको आज तक जांच का पता ही नहीं चल पा रहा है, कहाँ हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। पठानकोट में क्या हुआ? कौन आए, कौन मार के चले गए, इतना ही बड़ी घटना करके चले गए, कहां चले गए? धरती निकल गई कि पाताल चले गए कि आसमान में चले गए, कहां चले गए? कुछ किसी को पता चल पा रहा है? किसी को कुछ नहीं पता। जब हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि भाई जांच का क्या हुआ, किसने किया, कहां से किया? अभी दिल्ली में जो हमला हुआ, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसमें क्या हुआ? किसी को कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। अरे आप ये बताइए, संसद में जो लोग कूद पड़े थे वो कहां गए, किसने भेजे थे, कहां से आए थे? तो इंटेलिजेंस फेलियर है पूरी तरीके से। ना भारतीय जनता पार्टी सरकार को संभाल पा रही है, ना कुछ कर पा रही है। इनसे जिस चीज पर सवाल पूछो उसका सवाल का जवाब नहीं देंगे। घुसपैठियों की बात दिन भर करते हैं, कितने घुसपैठियों को आपने बाहर कर दिया। इनका खुद का डेटा है कि 5000 से ऊपर नहीं किया, जब हम थे तो 90,000 से ऊपर लोगों को किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है, कहते कुछ और करते कुछ और है। अब समय आ गया है सीरियसली सोचने का, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। इनसे सवाल पूछते, किसी जांच के बारे में सवाल पूछिए, भारतीय जनता पार्टी शांत।
कुछ नहीं पता है कहां हो रहा है, क्या हो रहा है। आम लोग खतरे में है। की बात करते हैं। ठीक है आशीष तिवारी जी, एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। देश खतरे में है सर आपके राज में? ये जो साजिश करता पकड़े गए, ये सिर्फ आरएसएस के दफ्तर पर हमले की साजिश नहीं है, ये सीधे सीधे भारत की राष्ट्रवादी सोच पर हमला करने की साजिश थी। और AK-47 और हैंड ग्रेनेड के साथ प्लान बनाया गया था। सोचिए, अगर यूपी ATF समय पर कार्रवाई नहीं करती तो आज देश में जी चलिए आशीष जी, आपका ऑडियो में दिक्कत आ रही है, तब तक ऑडियो इंजीनियर हमारा ऑडियो देखते हैं, आपका तो जुड़ता है। मैं एक बार संघ विचारक करूं कर लेता हूं सौरभ मालवीय। सौरभ मालवीय साहब, कांग्रेस को आपने सुना, कांग्रेस कह रही है कि देश ही खतरे में, आरएसएस छोड़िए, देश ही खतरे में है इनकी सरकार में। तो भाई देखिए, कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा भारत को पता है। ये दुर्भाग्य ही रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में कभी भारत बोध हुआ नहीं, भारत भारतीयता को ये समझे नहीं। अंग्रेजों के प्रति जो इनकी दृष्टि रही, जो साथ रहा, उसके आधार पर कांग्रेस की उत्पत्ति हुई। आज ये बताएंगे भारत के बारे में, आज ये बताएंगे संघ के बारे में, इसलिए इनकी बात हास्यास्पद है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि दुनिया में भारत के साथ जो मुल्क आजाद हुए थे, लगभग वो सारे देश आज विकसित देश हो गए और भारत के लंबे समय तक शासन करने वाले यानी 6 दशक 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। केवल परिवार का राज रहा, वंश परंपरा का राज रहा और भारत को पीछे ढकेल दिया। इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए, इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं बचा। जो बोला उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अमेरिका के लिए क्या बोला है, किस तरीके नकमकता? देखिए, राम माधव का बयान आया और वो स्पष्ट भी है और वो साफ है। किसी की बात को नहीं मारे राम माधव, हाँ जरूर मैं बता रहा हूँ। राम माधव ने क्लियर किया है, उन्होंने क्लियर किया है कि उनके बयान का आधा वक्तव्य रखा गया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत सक्षम है, समर्थ है, मजबूत है और जवाब देना हम जानते हैं। दुनिया के मंच पर हम खड़े होकर आज भारत की विदेश नीति देखो, हमारा रूस से कितना अच्छा संबंध है, हमारा चीन से संबंध है, हमारा ईरान से संबंध है और अमेरिका के साथ हम कदम मिला के दुनिया में खड़े हैं। आज पूरे दुनिया भर में भारत अपने शान, शौर्य और पराक्रम के साथ खड़ा है, चाहे अर्थ नीति हो, चाहे रक्षा नीति हो। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने कभी भारत को खड़ा नहीं होने दिया। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने भारत के स्वाभिमान से सदा समझौता किया। यही पंडित चलिए मैं एक बार आशीष जी मेरी ऑडियो आप सुनिए प्रकाश साहब, रुकिए। सौरभ मालवीय, आशीष जी आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रहा था कि ये जो हमले की साजिश है ये आरएसएस पर नहीं है, ये एक देखा जाए तो ये भारत की जो राष्ट्रवादी सोच है ये उसके ऊपर एक हमला करने की साजिश हो रही थी। क्योंकि AK-47 और ग्रेनेड लेके जो लोग आए हैं वो देखो, वो नाराज लोग भी नहीं है ना, वो ऐसे लोग हैं जो जिनको समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप कांग्रेसियों के साथ देखें कि कांग्रेस को दिक्कत आतंकियों से नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत आरएसएस से है। और जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो कांग्रेस नैरेटिव बदलने में लग जाती है और ये इनका काम है। जब भी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो ये दुनिया भर की बातें करते हैं, क्योंकि ये देश के साथ नहीं खड़े, ये जिनके साथ खड़े हैं इनके प्रवक्ता हर बार बताते हैं आकर कि हम किसके साथ में खड़े हुए। इनका साथ जो है वो आतंकियों के साथ में। एक कोई भी घटना होती है ना, उस घटना को छुपाने के लिए ये बहुत कहने लगे उसमें जो दिल्ली में कांड हुआ वो लोग कौन थे आपको नहीं पता, बड़ा यूनिवर्सिटी के थे, पूरा उनका जो कनेक्शन था वो पकड़ में आ गए। कौन सा ऐसा है जो नहीं पकड़ा गया? जो संसद भवन में उन्होंने हमला करा था वो आपको नहीं पता वो कौन लोग थे? वो सब कुछ पता था, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। आप ये बात नहीं मानने को तैयार है कि वो आतंकवादी है, क्योंकि राहुल गांधी तो मानते ही नहीं है ना इस बात को कि वो लोग आतंकवादी है। आप कांग्रेस ने पूरे देश का बंटा धार करके रख दिया। चलिए मैं लौट रहा हूँ सर, मैं आशीष तिवारी जी मैं लौट रहा हूँ। एक बार जाकिया खान है मुस्लिम स्कॉलर है। जाकिया खान, एक बड़ा सवाल है कि अभी कुछ युवा पकड़े जा रहे हैं जिसमें कुछ हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं और टारगेट पर आरएसएस है।
आप कैसे देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि आरएसएस एक विचारधारा के लेकर, इसलिए आपको लगता है कि आरएसएस पर हमला करेंगे तो माहौल खराब होगा? जिस तरह हमारे साथ पूर्व डीजीपी साहब जुड़े हैं, जैन साहब, वो कह रहे हैं कि ये चाहते कि आरएसएस पर हमला हो हिंदू मुसलमान में, फिर यहाँ पर हिंसा हो जाए यानी दंगे हो जाए। एक वो साजिश के नजरिए से देखेंगे, या आप कहेंगे कि नहीं ये तो एक विचारधारा के खिलाफ है इसलिए उन पर यह साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ? नहीं, देखिए एक चीज समझिए, कोई भी टेररिस्ट एक्ट अगर हो रहा है, ठीक है, कोई भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेफिनेटली वो साजिश के तहत ही कर रहा है। और उसकी साजिश सबसे सफल तब होगी जब वो हिंदू मुस्लिम के राइट्स करवा सके और यहाँ पे अशांति फैला सके। क्योंकि कोई भी शांत माहौल को देखना एक सब इंसान के लिए अच्छा है, जो असभ्य इंसान है जो चाहता है इस तरह की एक्टिविटी को, उसके लिए मुश्किल है। और जिस तरह से शांत माहौल चल रहा है उसमें या अशांति जो फैलाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम की तरफ से हो, क्रिश्चियन की तरफ से या बौद्ध की तरफ से या कोई भी धर्म की तरफ से हो, अगर वो अशांति फैलाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ही अपने आप को इस तरह की एक्टिविटी में लाएंगे जहां पे वो देखेंगे किस तरह से हम कम्युनल टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा डीजीपी साहब ने कि जो भी इंसान इसके पीछे है वो कहीं ना कहीं एक तरह का कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश है। क्योंकि यहाँ पे आरएसएस को अटैक करके मुस्लिम को तो सेव नहीं करा जा रहा है ना, मुस्लिम को उल्टा आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें इन्वॉल्वमेंट हिंदू के वो भी लेके अगर मुस्लिम के नाम पे करवा देंगे तो फिर वो डेफिनेटली मुस्लिम पे आएगा। और ऐसे भी वो आरएसएस का नाम आ गया तो उसमें मुस्लिम एक्ट पहले जाएगा कि भाई मुस्लिम की तरफ से किया गया होगा। तो ये टेंशन क्रिएट करने का ही एक साजिश है और कुछ भी नहीं है। और इसमें इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है, किसकी है, ये एक बहुत ही बड़ा विचार देखने वाली चीज है कि इसमें हमारे बाकी एनआईए कैसे तरीके से काम करती है और किस तरह से सारी चीजों को स्पष्ट तरीके से निकालती हैं और कितना तरीके से डीपली के है, कहाँ तक रूटिंग है, किस तरह से आए हैं, किस तरह से इनको इस तरह की माहौल मिल रही है। क्योंकि आप सोचिए ना, एक छोटे से ग्रेनेड और AK-47 जो कि आजकल मामूली माना जाता है, उसको लेके कोई इंसान बहुत बड़ा हिंसा तो नहीं क्रिएट कर सकता या बहुत बड़ा कुछ आतंकवादी हमला तो नहीं कर सकता। लेकिन डेफिनेटली अगर छोटा सा भी मैं जैन साहब एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ। जैन साहब बिल्कुल, मैं जाकिर खान आ रहा हूँ। जैन साहब एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। अभी जैसे हम देखे पहले मॉड्यूल को, आपने देखा आतंकी आते ब्लास्ट करके चले जाते, एक दहशत फैलाना उनका मंसूबा रहता था। लेकिन अब चीजें जैसे हमारे देश में भी आप भी जानते हैं कि जात और मजहब पर पॉलिटिक्स बहुत होती है और धर्म की पॉलिटिक्स तो अब हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। आपको लगता है कि वही चीज को, वही नब्ज अब इन आतंकियों ने पकड़ लिया है, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने, ISI ने पकड़ लिया? अब मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से एक चिंता का विषय, हिंदू लड़के भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनको लालच दिया जा रहा है, उनको कोशिश की जा रही है कि अपने गिरोह से जोड़ा जाए, अपने जाल में फंसाया जाए। क्योंकि अब अक्सर यही बदनाम होता था कि हर अटैक के पीछे एक मुस्लिम होता है, लेकिन अब तो हिंदू भी निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का खेल ये इन लोगों ने भी शुरू कर दिया है। देखिए, जिस तुषार का नाम आया है, तुषार उर्फ हिजबुल्लाह का, इसके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और चाचा वगैरह इसके सब फौज में थे, भाई फौज में है। तो ऐसी कलयुगी औलाद पैदा होना कि वो पहले वो इस्लाम धर्म से जुड़ा और तब फिर इस्लाम की इस धारा से, इस विचारधारा से जुड़ा कि वहाँ से गाइडेड हो रहा है कि आप इस तरीके से ग्रेनेड फेंको और AK-47 का इस्तेमाल करो। देश हमारा और यहाँ की एजेंसीज पूरी सक्षम है ऐसे तत्वों से निपटने के लिए, पर यह विचारधारा बड़ी घातक है। मेरा तो ये मानना है कि सभी को मिलकर इसको कंडेम किया जाना चाहिए। किसी को भी ऐसे लोगों की, किसी वकील को पैरवी नहीं करनी चाहिए। ये अंदर जेल में रहें, सालों साल अंदर रहें, जिससे कि बाहर निकलेंगे तो ये सिवाय उत्पात के और कुछ नहीं करेंगे। तो ये इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं एक बात और ATS के लिए कहना चाहूँगा। ATS हम लोगों ने 2007-8 में खोली थी जब 3 कचहरियों में ब्लास्ट हुए थे जी। मैं उसका पहला IG था, 3-4 साल में रहा। मैं जानता हूँ कि ATS का जब से गठन हुआ है, ATS को संसाधन दिए गए हैं। आप देखें तब से यूपी ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ब्लास्ट से अछूता है, टेररिस्ट इंसिडेंट से अछूता है। तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है और NIA, IB और सबके साथ मिलकर पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरा सहयोग देते हुए
अन्य प्रदेशों की भी जब टीमें आती हैं पकड़ने आतंकवादियों को, तो उनको पकड़वाने में सहयोग करते हैं। ये आकिब अभी मैजुल पकड़ा गया है, सऊदी वहां से आया था, साउथ अफ्रीका से। ये आकिब वगैरह भी मुझे पूरी उम्मीद है, लुकआउट नोटिस वगैरह जारी हो गए हैं, जल्दी ही ये भी धरा जाएगा। दुबई से डिपोर्ट कर देंगे। दुबई वगैरह में इस प्रकार के तत्वों को वहां संरक्षण नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ रहेगा तो यहाँ पर भी उत्पात मचाएगा। सऊदी और जितने कंट्रीज हैं, ये गल्फ कंट्रीज, ये अपने यहाँ किसी प्रकार का उत्पात नहीं चाहते हैं, तो ये जल्दी वापस आएंगे, कटघरों के पीछे होंगे और इनसे सख्ती से कानून निपटेगा। इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे तत्वों को। वही नसीहत मिलेगी बाकी लोगों को कि इस प्रकार की गतिविधियों से उनको दूर रहना चाहिए। ठीक, चलिए मैं आ रहा हूँ, एक बार प्रकाश जी से ले लेता हूँ, फिर मैं बीजेपी का रुख कर लूंगा। तिवारी साहब मैं आ रहा हूँ। प्रकाश साहब आप ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको ये तो करना चाहिए कि अब ये जो भी प्लान आ रहे हैं, एटीएस लगातार इनको ट्रेस कर पकड़ रही है, कोई बड़ी वारदात नहीं हो रही, खासकर यूपी में तो नहीं हुई, एक आध और देश के अंदर एक दो घटनाओं को मैं छोड़ दूं, दिल्ली के अंदर तो पहली एक घटना हुई थी जो लाल किले में, हाँ हालांकि जम्मू कश्मीर में इस तरह के घटने सामने आए, लेकिन आपके दौर में तो आपने देखा होगा, यूपी के दौर में तो दिल्ली में ही डर लगता था, कब कहाँ कब धमाके हो जाए, कब हमला हो जाए, बाजारों में भी डर लगता था। अच्छा, कितने बड़े हमले हो चुके हैं अभी तक? एक हमले का पता चला? ये कौन सी ब्रांडिंग आप कर रहे हैं कि यूपीए के टाइम पर रोज दिल्ली में धमाके होते थे? कब होते थे भाई? ये कैसी ब्रांडिंग कर रहे हैं? आप सब भूल गए क्या प्रकाश साहब? कनॉट प्लेस आप भूल गए, सरोजनी नगर मार्केट आप ये सब भूल गए कि हाँ नहीं, मुंबई धमाका आप भूल गए। अरे तो फिर तो पार्लियामेंट अटैक हुआ भाजपा के टाइम पर, फिर ऐसी बातें मत करिए। मैं आपको भाजपा का कनेक्शन बताता हूँ, सुनिए। तालिब हुसैन भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी था, बाद में एनआईए ने आतंकी गतिविधियों के आरोप में उसको गिरफ्तार किया, ठीक है। प्रदीप कुलकर्णी जो डीआरडीओ के लैब का डायरेक्टर और आरएसएस से जुड़ा हुआ था, आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। ध्रुव सक्सेना जो भोपाल का भाजपा का आईटी सेल का पदाधिकारी था, आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। निरंजन होजोई जो 2017 में आतंकियों को 1000 करोड़ की फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कैसी बातें कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किसी चीज का जवाब देने को नहीं तैयार है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, उसकी जांच की आज तक वो नहीं आई। नहीं प्रकाश साहब आपके देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आतंकी घटनाएं रुक गई, लेकिन प्रकाश साहब आपके दौर से और इन चीजों में तो फर्क बदला है। वही जम्मू कश्मीर थी जहां लोग पत्थरबाजी करते थे, सैनिकों पर कैसे हमले होते आप सुनते हैं क्या प्रकाश साहब? भारतीय जनता पार्टी को बचाइए मत, सुनिए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के अभिनेता क्या बोल रहे थे कि हाँ सबको पता है देश में कि पार्लियामेंट में कौन आया था, बताइए ना कौन आया था। चले मैं तिवारी साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रखर साहब बहुत सारे बिंदुओं पर सवाल उठा रहे हैं। आशीष तिवारी देखिए, इनका जो फोकस है वो आज जो आतंकी पकड़े गए हैं उसके ऊपर तो खैर इनको कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि बोल देंगे तो भी प्रवक्ता ही से बाहर कर दिए जाएंगे। इनका इंटरेस्ट ये है कि जो हिंदू लोग ऐसी गतिविधियों में पकड़े गए और वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, ये लोग क्या करते हैं? अभी जैसे एक जैन सर ने बहुत अच्छी बातें कही, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन आपको पता है सर, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस ने वकीलों की एक लंबी फौज बना के रखी हुई है। जब यहाँ पर रामपुर, लखनऊ, अयोध्या, बनारस, यहाँ पर जब बम फूट रहे थे ना, तो उन आतंकियों के जमानत के लिए ये विपक्षी लोग जाकर रात के 12 बजे उनका दरवाजा खटखटाने का काम करते थे, और हम लोग इनसे ये उम्मीद करेंगे कि आतंकियों के खिलाफ कुछ बोल जाएंगे। अरे ये जो बेशरम लोग हैं जिन्होंने देश का ऐसी की तैसी करके रखी हुई है, आज भी आतंकी के खिलाफ भी नहीं बोल पा रहे, आतंकियों का साइड लेते लग रहे हैं, और इसमें भी हिंदू मुस्लिम का ये एक एंगल लेकर चले आ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो पकड़ा गया था 1000 हिंदू, वो पकड़ा गया था वहां पर वो हिंदू, ये हिंदू मुस्लिम के आतंकियों में भी करने डाले, चूंकि इनके नेता कहते हैं कि ये जो जितना बड़ा टेररिस्ट ये पाकिस्तान में बैठे उनसे ज्यादा हिंदू आतंकवाद हमारे लिए खतरे का है। तो ऐसी विचारधारा वाली पार्टी के प्रवक्ता दे हम और क्या कर सकते हैं? ये लोग मैं लौट रहा हूँ। ठीक है तिवारी साहब, प्रकाश साहब रुकिएगा। आप अब ये लड़ाई ये कर रहे हैं कि आपकी शर्ट में कितना दाग, आपकी कितनी शर्ट साफ, ये वाली लड़ाई है। जाकिया जी जल्दी से कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं सौरभ माले का रुख करूंगा जी। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ हिंदू मुस्लिम के जगह अभी देखना चाहिए कि किस तरह से ये आतंकवादी लोग इन्वॉल्वमेंट कितना बढ़ गया है, कि अभी जो जूश वाले पकड़ाए थे, जो इजरायली पकड़ाया था, जो हमारे इतनी बड़ी
एजेंसी के जरिए आया था और कहीं ना कहीं मोदी जी पे अटैक का एक साजिश होने वाली थी, उस चीज को नाकाम किया गया। तो वो सारी चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि एक बुजुर्ग होकर सीरियस नोट पे हमें ये विचार को रखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह से हर एक नागरिक, क्योंकि देखिए आतंकवादी हमलों से बचने के लिए हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि कोई भी इस तरह की अगर सस्पिशियस चीज देखता है या कुछ भी इस तरह की चीजें होती है तो उस पे वो एक्टिवली करे। और इसके लिए बाकायदगी मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा कुछ एक टोल फ्री नंबर या कुछ ऐसा नंबर जारी करना चाहिए या कुछ इस तरह की बातें लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए। तो हमें ये सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आप को यूनाइटेडली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन होता कहाँ है मैडम जी, ये तो सब पॉलिटिकल खेल होता है और पॉलिटिकली तो हो रहा है। सौरभ मालवीय साहब, एक बड़ा सवाल है सौरभ मालवीय साहब, क्योंकि मैं कई बार डिबेट कर रहा हूं और कल भी हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे, लेकिन एक चिंता, आप तो देखिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने वाले संघ है और हिंदुओं की बात करते हैं, आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं, लेकिन सर अब तो हिंदू भी निकल रहे हैं, स्लीपर सेल बन रहे हैं, ये चिंता का विषय नहीं है आरएसएस के लिए सर? देखिए, जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता। नहीं, और यही तो बात अब देखिए, अब आप ये लाइन पकड़ रहे हैं और जब कोई घटना आती है और जब कोई मुस्लिम आता है तो ये कहा जाता है कि हर आतंकवाद कनेक्शन मुस्लिम ही क्यों होता है, यही कहा जाता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जो अपराधी है, जो आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं है, इसलिए वो अपराधी और आतंकवादी है। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इनके द्वारा, इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा हिंदू युवाओं को बहुत ब्रेन वॉश करके आतंकवाद की इस फैक्ट्री में खींचा जा रहा है, धकेला जा रहा है। इसके पीछे आतंकवादी संगठन बड़े सक्रिय हैं, लेकिन भारत सरकार सक्षम है, उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है और भारत सरकार सभी की रक्षा सुरक्षा के लिए संकल्पकृत है। हम सक्षम है, इसलिए हम इन सारी चीजों का जवाब देना जानते हैं, आतंकवादियों के नकेल कसना जानते हैं। एक कांग्रेस की सरकार में ही है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू महिलाओं, लड़कियों के स्तन काट लिए जाएंगे और मुसलमान वहां नाचेंगे। ये भारत सरकार है, उनके घर में घुस के मारती, पाकिस्तान के घर में घुस के मारे हैं, इसलिए हम जवाब देना जानते हैं और हम सक्षम हैं। ठीक है, मैं एक जाके जल्दी से कहिएगा फिर मुझे, क्योंकि जैन साहब से एक रिएक्शन लेना। क्योंकि अभी जो हमारे प्रवक्ता थे उन्होंने बोला कि हम घुस के मारना जानते हैं, तो मैं याद दिला दूं कि ये जो एक्टिविटी हुई है आज, ये टेलीकास्ट हो रही है, आज इस चीज को सबके सामने सार्वजनिक किया जा रहा है, लेकिन ये इस तरह की एक्टिविटी बहुत पहले से हमारी एयरफोर्स और आर्मी करती आ रही है, ये कोई नई एक्टिविटीज नहीं हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता था, उसे हमारे सामने सार्वजनिक नहीं किया जाता था, उसका क्रेडिट मोदी जी को नहीं जाता था या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाके, वो सीधे आर्म फोर्स और एयरफोर्स और नोवल निश्चित तौर पर हमें अपनी सेना पर, हमें हमारी पुलिस प्रशासन पर गर्व है। भारत सरकार के नेतृत्व में सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, उसके बाद से ये सारी चीजें बंद हुई है। मोदी सरकार के नेतृत्व में सेना को फ्रीडम है और सेना पाकिस्तान। ठीक है, मैं लौटा, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर हूं। जैन साहब मैं एक चीज समझना चाहूंगा, अभी हम पिछले दौर से देख रहे हैं, क्योंकि अब यूपी में, क्या ये मान लिया जाए यूपी में चुनाव है इसलिए भी माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है, खासकर पश्चिमी यूपी ज्यादा टारगेट पर है, बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। एक डॉक्टर था जो सहारनपुर में था, डॉक्टर आदिल करके पकड़ा गया था। ज्यादातर जो नेटवर्क देख रहे हैं हम पश्चिमी यूपी में देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि चुनाव है और चुनावी माहौल को पहले ही खराब करने की साजिश हो सकती है? देखिए, वेस्टर्न यूपी हमेशा से टारगेट रहा है, वेस्टर्न यूपी में हमेशा से इस प्रकार की गतिविधियां रही हैं और जब हम लोग सर्विस में थे तो विशेष फोकस वेस्टर्न यूपी पे रहता था। वेस्टर्न यूपी के कई जनपद हैं जो कि आतंकवादियों के निशाने पे रहते हैं, जहां पर वो फर्टाइल ग्राउंड समझते हैं और वहां से रिक्रूटमेंट करते हैं। तो इसलिए हमेशा से वेस्टर्न यूपी जो है वो टारगेट रहा है आतंकवादियों का। पर ये नहीं है, एटीएस है, एसटीएफ है और यूनिट्स हैं, एनआईए है, सब इस ओर अलर्ट रहती हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की क्या गतिविधियाँ हैं। संदिग्ध कॉलों को सब मॉनिटर किया जाता है, कौन किस ऐप का प्रयोग कर रहा है, कौन किस ऐप का दुरुपयोग कर रहा है, अब इसको सब देखा जा रहा है और उसी से ये सब निकल कर आ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि ये स्लीपर मॉड्यूल पकड़ा गया है, अभी इसमें कई और गिरफ्तारियां शेष हैं। इसी तरह के कार्य होते रहेंगे। हमारा यूपी और आसपास का एरिया जो है
ये सब सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। टेरर टारगेट आरएसएस पर हम बात करें, यूपी मांगे उत्तर, बस इतना ही। नमस्कार।